एक दिन मेरे सर में दर्द हो रहा था। देवर कहने लगा, भाभी मसाज कर देता हूँ। जब देवर ने मसाज किया तो मुझे इतना सुकून मिला कि पूरी रात मुझे कोई होश ना रहा। फिर मैं रोजाना ही देवर से मसाज करवाने लगी और उस दिन मेरे जिस्म पर भी तेल लगाया था और मुझे कोई होश ना था। अगले दिन मैंने कैमरा लगाकर देवर को बुलाया और जब सुबह उठी तो कैमरे में देखा तो मेरी रूह कांप गई। मेरा देवर तो मेरे साथ कभी कभी हम रिश्तों सीमा ख्याल नहीं रखते और इसी वजह से बहुत नुकसान उठाते हैं। हर रिश्ते की एक लकीर होती है और अगर इंसान उस लकीर को पार कर जाए तो वे रिश्ता उसके लिए बवाल बन जाता है। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। मैं एक रिश्ते में अपने हद पार कर गई थी और इसीलिए बर्बादी मेरा नसीब बन गई थी। जो कुछ मुझ पर गुजर चुकी थी वे मेरे लिए बुलाना बहुत मुश्किल था। पिछले कुछ दिनों से मेरा सर दर्द से फट रहा था और कोई गोली असर नहीं कर रही थी। मेरी रात की नींद ना होने के बराबर थी। मैं सारी सारी रात जागती और घर में यहाँ से वहाँ घूमती रहती या फिर अपने बिस्तर पर करवटें बदलती। जज्बात की तड़प मुझे दीवाना कर ही दी थी, इसीलिए मेरे सर में दर्द होने लगता था। मेरा देवर पिंकू जो उम्र में मुझसे छोटा था वो मेरा बहुत ही ख्याल रखता था और हम दोनों काफ़ी घुल मिल गए थे। मैं भूल गई थी कि देवर और भाभी के रिश्ते क्या होते हैं। पिंकू ने कई बार मुझे रात में जागते हुए देखा था। एक दिन मेरी तकलीफ़ देखकर कहने लगा कि भाभी मैं आपके सर में तेल लगाकर अच्छे से मसाज कर देता हूँ, आपका दर्द तुरंत ठीक हो जाएगा। मैं आपको इतना सुकून दूंगा कि आपको फ़ौरन ही नींद आ जाएगी। उसकी बात सुनकर मैं हंस पड़ी। मुझे लगा कि वो ऐसे ही कह रहा है। मैंने कहा, अच्छा ठीक है, लगा दो। वो तेल उठाकर ले आया और मेरे सर में अच्छे से मसाज करने लगा। साथ साथ ही वो मुझे अपने दिन भर के किस्से भी सुनाने लगा था। उसकी उंगलियां तेजी से मेरे सर में हरकत कर रही थीं और मुझे बहुत सुकून महसूस हो रहा था। उसने मेरे कंधों को भी अच्छी तरह दबाया और बहुत नरमी से मेरे कंधों को दबा रहा था। मैं रोजाना रात को चाय पीने की आदी थी। पिंकू मेरे लिए चाय भी खुद ही बना लाता था। मालिश करवाने के बाद मैंने पिंकू के साथ चाय पी और सोने लेट गई। मुझे ऐसी नींद आई कि मैं सुबह ही उठी। सच में पिंकू की मसाज में तो एक जादू था। मुझे बहुत ज़्यादा सुकून महसूस हो रहा था। काफ़ी दिनों के बाद मुझे इतनी गहरी नींद लग गई थी। सुबह उठते ही मैं नहाने के लिए वॉशरूम में गई तो मुझे बहुत हैरानी हुई जब मैं अपने जिस्म पर कहीं कहीं तेल लगा हुआ देखा। शायद मैं नींद में अपने सर पर हाथ लगाने के बाद जिस्म पर भी लगा लिया होगा। मैं दिन भर अपने कामों में लग गई। नींद पूरी होने की वजह से मेरे सर में दर्द पूरी तरह गायब हो गया था। मेरी शादी को 1 साल बीत चुका था और ये 1 साल मैंने बहुत ही अच्छे से गुजारा था। जब मैं इस घर में दुल्हन बनकर आई थी तो मेरा देवर पिंकू 16 साल का था। पिंकू के अंदर बहुत बचपना था और वो मुझे बिल्कुल मेरे छोटे भाई जैसा लगता था। मेरे पति ने मुझसे कहा था कि उसके पिता बहुत जल्द ही इस दुनिया से चल बसे हैं, जिसकी वजह से पिंकू को बाप का प्यार नहीं मिल सका। उसकी माँ भी पिंकू पर और घर पर बहुत काम ध्यान दिया करती थी और मेरे पिता तो यहाँ रहते ही नहीं थे। इसीलिए आहान ने मुझसे कहा कि मैं अब सबसे ज़्यादा पिंकू का ख्याल रखूं। मैंने आहान से वादा किया था कि मैं पिंकू को बिल्कुल अपने बच्चे की तरह रखूंगी और मैंने अपना वादा पूरी तरह निभाने की कोशिश भी की थी। मेरे पति आहान दूसरे शहर में नौकरी करते थे और वो महीने में 4 दिन के लिए ही वापस घर आते थे। बाकी सारा वक्त मैं अपनी छोटे देवर पिंकू और अपनी सास के साथ गुजारती थी। पिंकू अब एक 17 साल का लड़का था जो जवान हो रहा था। वो मुझसे उम्र में 4 साल ही छोटा था और इसीलिए हम दोनों के दरमियान बहुत अच्छी दोस्ती हो गई थी। मैं उसकी हर छोटी सी छोटी बात का भी ख्याल रखती थी। वो कॉलेज से आते ही भाभी भाभी कहता, मेरे आगे पीछे घूमने लगता। आहान के यहाँ ना होने की वजह से मेरे छोटे बड़े काम सब के सब पिंकू ही जिम्मेदारी थी। पिंकू कॉलेज से आने के बाद मेरे काम कर देता और उसके बाद मेरे ही साथ सारा वक्त गुजारता। पिंकू के साथ रहते रहते मैंने एक बार
शिद्दत से महसूस की कि वे आहान को पसंद नहीं करता था, बल्कि उसका जिक्र आने पर वे खामोश हो जाया करता था या फिर बात ही बदल दिया करता था। मैं उससे जानना चाहती थी कि उसे आहान से क्या तकलीफ़ है, लेकिन मैं कभी ये सवाल नहीं कर पाई थी और बहुत समय के बाद मुझे इसका जवाब मिल गया। आहान की अम्मा सारा सारा दिन मोहल्ले में घूमती फिरती और शाम होते ही जल्दी सो जाया करती थी। अगले दिन सुबह सवेरे ही वे फिर मोहल्ले में निकल पड़ती, इसीलिए मुझे कभी भी उनकी तरफ से कोई तकलीफ़ नहीं थी। ज़िंदगी बहुत अच्छी गुजर रही थी, लेकिन आहान के बगैर मुझे रात भर नींद नहीं आती थी और मैं सारी रात करवटें बदल बदल कर गुजारती थी। कभी कभी तो मेरा दिल चाहता कि मैं आहान के पास ही चली जाऊं, लेकिन ऐसा फ़िलहाल मुमकिन नहीं था, इसीलिए मुझे सर में दर्द रहने लगा। पिंकू को मालूम था कि मेरे सर में दर्द है, इसीलिए वे पहले तो मेरे लिए दवा लेकर आया करता था, लेकिन एक दिन वे कहने लगा कि आप कब तक सर दर्द की दवाई खाएंगी, इससे तो अच्छा है कि मैं आपका मसाज कर देता हूँ, आपको बहुत सुकून मिलेगा। मैंने पिंकू से कहा कि मसाज करने से बेहतर है कि कुछ दिन के लिए मुझे अपने भाई के पास भिजवा दो, मैं खुद ही ठीक हो जाऊंगी। मेरी बात सुनकर पिंकू कहने लगा कि अगर आप चली जाएंगी तो मेरा क्या होगा, मैं तो आपके बगैर नहीं रह सकता हूँ। उसकी बात सुनकर मैं ज़ोर ज़ोर से हंसने लगी। वो मुझसे इसी तरह की बातें किया करता था। पिंकू को वाकई ही मेरे बहुत ज़्यादा आदत हो गई थी। हम दोनों अक्सर ही घूमने के लिए बाहर चले जाते। वो रात को मेरे लिए आइसक्रीम ले आता और हम दोनों मिलकर रात तक एक साथ मूवी देखते। मैं पिंकू की पढ़ाई में भी बहुत ज़्यादा मदद किया करती थी। वे मुझसे बेझिझक अपना हर तकलीफ़ बताता था। मैंने पिंकू के साथ खरीदारी के लिए जाती थी। वो मुझे बहुत ही मॉडल और फैशनेबल कपड़े लेने पर मजबूर करता। घर में तो वो मुझे तो दुपट्टा भी नहीं लेने देता था। मैं जब भी दुपट्टा लेकर काम करती तो वो मेरा दुपट्टा खींचकर एक तरफ से रख देता। वो कहता, आप इसे इतनी गर्मी में पहनकर काम करती हैं। वो हर बात में मेरी बहुत ज़्यादा फ़िक्र करता था। उसको हल्के रंगों के कपड़े बहुत पसंद थे और इसीलिए मैं जब भी उसके साथ बाज़ार जाती तो मुझे हल्के रंगों के कपड़े दिलाता और उनकी सिलाई भी बहुत ही फैशनेबल करवाता। उसे मेरे कपड़ों में बहुत ज़्यादा दिलचस्पी थी। मैं अक्सर उसे कहती कि उसकी बीवी तो बहुत खुश नसीब होगी जो उसका पति उसे अपनी पसंद के कपड़े डिजाइन करवा कर देगा। वो मेरी बात सुनकर कहता कि फ़िलहाल तो आप बहुत खुश नसीब हैं जो मैं आपके लिए इतनी मेहनत करता हूँ। और वाकई में मैं बहुत ही खुश नसीब थी, क्योंकि मुझे उसने कभी भी किसी काम के लिए मना नहीं किया था। वे मेरी तमाम जोड़ों में गहरे गहरे डिजाइन वाले गले बनवाता, बड़ी बड़ी चौक बनवाता जिसे अक्सर मेरी कमर तक झांकने लगती, और कमीज़ इतनी सुस्त होती कि कभी कभी मुझे सांस लेने भी दुश्वार महसूस होता है। लेकिन पिंकू को ऐसे कपड़े बहुत पसंद थे। मैं उसे अपने बच्चों की तरह रखती थी, इसीलिए कभी भी उसकी पसंद का जोड़ा पहनने के लिए मना नहीं करती थी। हालांकि गुलाबी रंग का जोड़ा पहने एक दिन मैं किचन में काम कर रही थी। गर्मी बहुत ज़्यादा थी और मेरा पूरा जिस्म पसीना पसीना हो रहा था। मेरे लिबास से सब कुछ साफ साफ नज़र आ रहा था और मैं बिना दुपट्टे के जल्दी जल्दी खाना पकाने में मगन थी। तभी जब अचानक ही वे पीछे से चला आया और मुझे देखकर कहने लगा कि आज तो आप बहुत हॉट लग रही हैं। उसके इस बात पर मैं शर्मिंदा सी हो गई और जल्दी से अपना दुपट्टा ढूंढने लगी। तभी वो कहने लगा कि मैं तो मजाक कर रहा था भाभी, आप आराम से अपना काम करें। और वो किचन से निकल गया। आहान मुझसे मिलने के लिए आते तो उन दिनों पिंकू मुझसे बहुत ही कम बात करता और सारा सारा वक्त पढ़ाई में मगन रहता। आहान बहुत खुश होते कि पिंकू बहुत मेहनत से पढ़ाई कर रहा था और मैं भी उन दिनों आहान के साथ इतनी मगन होती कि मुझे पिंकू का बदला हुआ रवैया भी महसूस ना होता। आहान बस 4 दिन ही मेरे साथ गुजार कर वापस चले जाते और पिंकू फिर मेरे साथ पहले की तरह ही पेश आता। वो मेरे मामले में बहुत ज़िद्दी सा हो गया था। वो चाहता था कि वो मुझे कुछ भी कहे मैं फ़ौरन उसकी बात मान लूँ।
उसके दोस्त के भाई की शादी थी और वो मेरे पीछे लग गया था कि मैं भी उसके साथ चलूं। पहले तो मैंने मना कर दिया, लेकिन जब उसका उतरा हुआ चेहरा देखा तो मजबूरन में मान गई। लेकिन मैं सोच रही थी कि उसके दोस्त के भाई की शादी में मैं जाकर क्या करूंगी। लेकिन वहां जाकर मुझे बड़ी हैरानी हुई। पिंकू के सभी दोस्त मुझे बहुत अच्छी तरह से जानते थे और इस तरह मिल रहे थे जैसे हम बहुत बार मिल चुके हैं। पिंकू का एक दोस्त कह रहा था कि पिंकू हर वक्त आपका ही जिक्र करता है, आपकी बहुत तारीफ करता है। वो बस मुझसे मिलने की ख्वाहिश करते थे और मुझसे मिलकर बहुत खुश हुए थे। उन्हें वापसी पर मैंने पिंकू से पूछा कि तुम अपने दोस्तों से मेरे बारे में ऐसी कौन सी बातें करते हो जो सब मुझसे इतनी अच्छी तरह पहचानते हैं। पिंकू कहने लगा कि आप तो मेरी सब कुछ हैं, मैं हर वक्त आपकी बात करता हूँ। उस वक्त मैं पिंकू की बात का मतलब समझ नहीं पाई थी, लेकिन जिस दिन मुझे उसकी बात का मतलब समझ आया, मैंने कदमों तले से ज़मीन निकल गई थी। पिंकू रोज़ रात को मेरा मसाज करने लगा और मैं सुकून की नींद सोने लगी। लेकिन जब अगले दिन मुझे अपने जिस्म पर जगह जगह तेल के निशान मिलते तो मैं हैरान हो जाती और इसीलिए एक रोज़ मैंने अपने कमरे में कैमरा लगाया और पिंकू से मसाज करवाने लगी। मसाज करवाने के थोड़े ही देर के बाद मुझे हमेशा की तरह नींद लग जाती और सुबह उठकर जब मैंने कैमरे की रिकॉर्डिंग देखी तो मेरा सांस रुक गया। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि पिंकू मेरे साथ ऐसा भी कर सकता है। मैं तो पिंकू पर बहुत ज़्यादा भरोसा करती थी और उसे अपना छोटा भाई समझती थी, लेकिन उसने तो देवर भाभी के रिश्ते का लिहाज भी ना रखा। वीडियो में पिंकू मेरा अच्छी तरह मसाज कर रहा था और फिर वो मेरे लिए चाय बनाकर लाया और चाय पीने के बाद पिंकू कमरे से निकल गया और मैं सोने के लिए लेट गई। थोड़े ही देर बाद मुझे इतनी गहरी नींद लग गई कि पिंकू कमरे का दरवाज़ा खोलकर दोबारा अंदर आया और मैं दरवाज़ा खोलने की आवाज़ पर भी ना उठी। उसने अंदर आने के बाद कमरे का दरवाज़ा लॉक किया और मेरे करीब चला आया। उसके बाद जो कुछ मैंने देखा मुझे अपनी आंखों पर यकीन न आया। पिंकू कुछ देर तो खामोशी से बैठा मुझे देखता रहा। उसके बाद अपनी उंगलियों से मेरे चेहरे को छूने लगा। उसने अपना मोबाइल फ़ोन निकालकर मेरी बहुत सारी तस्वीरें खींची और उसके बाद उसने धीरे धीरे मेरी कमीज़ को मेरे बदन से अलग कर दिया। तेल की वो शीशी जो वो मसाज के लिए लाया था कमरे में ही रखी थी। उसने अपने हाथों में तेल लिया और मेरे जिस्म का मसाज करने लगा। मैं बेहिजाब से उसके सामने पड़ी थी और वो मेरे जिस्म पर अपने हाथों को मल रहा था। थोड़ी देर के बाद उसने अपने होठों से मुझे चूमना शुरू किया और उसके बाद वो अपनी तमाम हदें पार करता चला गया। उसने हम दोनों के बीच मौजूद तमाम दीवारों को गिरा दिया था। वो जज्बात में इस कदर आगे निकल गया था कि कई घंटों तक वो मेरे ऊपर हावी रहा। मैं उसके आगे बेजान थी और वे पूरी रात जोश में था। कई घंटे मेरे साथ गुजारने के बाद वो जिस तरह आया था उसी तरह वापस चला गया। वे मेरी इज्जत को बुरी तरह पामाल कर गया था और ये सब देखकर मेरी रूह तक काँप रही थी। मैं तो उसे अपना छोटा भाई समझती थी और इसीलिए उससे इतनी घुली मिली रहती थी। लेकिन मैं कभी ये जान ही ना सकी कि उसकी नीयत में खोट है। मैं अपने कमरे में बंद थी। जब वे कॉलेज से आया तो सीधा मेरे कमरे में चला आया। मेरी बिल्कुल करीब बैठकर पूछने लगा कि भाभी क्या हुआ, आपकी तबीयत ठीक नहीं है। मैंने गहरी निगाह उस पर डाली और कैमरे की रिकॉर्डिंग उसकी तरफ बढ़ा दी, जिसे देखकर वे कुछ देर के लिए खामोश हो गया। उसके बाद जो कुछ उसने कहा वो सुनकर तो मेरी पूरी तरह से रोंगटे खड़े हो गए। उसने अचानक ही मुझसे मोहब्बत का इजहार कर दिया था। वो कह रहा था कि उसे पहले ही दिन मुझसे मोहब्बत हो गई थी। वो हमेशा से ही मोहब्बतें के लिए तरसता था और जब मैंने उस पर ध्यान देना शुरू किया तो उसे मेरा वजूद
अच्छा लगने लगा। उसे ये एहसास हुआ कि उसकी ज़िंदगी में भी कोई ऐसा है जो उससे मोहब्बत करता है। वे कह रहा था कि अब वे मुझसे दूर नहीं रह सकता और इसीलिए उसकी नज़र में अपने बड़े भाई का वजूद भी खटकने लगा था। जब भी आहान आते तो वे खुद को कमरे में बंद कर लेता क्योंकि वे हम दोनों का साथ नहीं देखना चाहता था। आहान से तो वो यूं ही पहले से नफरत करता था क्योंकि आहान के अब्बा आहान से बहुत मोहब्बत करते थे और मरने से पहले उन्होंने ये घर भी आहान के नाम पर कर दिया था। मेरा और आहान का साथ उसे बहुत चुभता था और वे जब भी मेरे लिए खरीदारी पर जाता तो जानबूझकर मुझे ऐसी लिबास लेने पर मजबूर करता जिससे वे मेरे वजूद को देख सके। उसे हल्के रंग पसंद नहीं थे बल्कि हल्की हल्की रंगों से मेरा झलकता हुआ वजूद पसंद था। वे कह रहा था कि मैं खूबसूरती से घायल हो चुका था, वे बस मुझे पाना चाहता था। उसके लिए अपने जज्बात को काबू में रखना बहुत मुश्किल हो गया था। जब वे मुझे आधी आधी रात तक जागते हुए देखता तो ये बात उसे बेचैन करती कि मैं उसके भाई की याद में जाग रही हूँ। उसकी ख्वाहिश थी कि मैं उसके लिए बेचैन रहूँ और ज़िंदगी भर उसके साथ रहूँ। मुझे अपने भाई से दूर करना चाहता था और अपने करीब लाना चाहता था, इसीलिए उसने मेरा मसाज करना शुरू कर दिया ताकि मैं सुकून से हो जाऊं और वो मेरी चाय में नींद की दवा भी मिलाकर लाता और जब उसे यकीन हो जाता कि मैं गहरी नींद में हूँ तो वे फ़ौरन ही मेरे कमरे में चला आता और अपनी प्यासी वजूद को पूरा कर जाता। उसने अपने दोस्तों को भी ये बात बता दी थी कि वो मुझसे मोहब्बत करने लगा है और उसके दोस्तों ने ही उसे ये तरीका बताया था। पिंकू और उसके दोस्त जवानी की दहलीज पर थे, इसीलिए वो सही और गलत से बेखबर होकर मेरी इज्जत परमार कर बैठा था। पिंकू की बात सुनकर मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे। उसने ये सब कर दिया था और मैं उसके भाई की बीवी थी और वे मेरे बिस्तर तक आ गया था। मैं शर्म से पानी पानी हो गई थी। मैं नफ़रत से एक निगाह पिंकू पर डाली तो वे मेरे कदमों में बैठ गया और कहने लगा कि बस वे मुझसे मोहब्बत चाहता है और मेरी नफ़रत उसे मार डालेगी। बाप की जुदाई के साथ साथ वे तो अपनी माँ की लापरवाही भी बर्दाश्त नहीं कर पाया। वे कह रहा था कि अम्मा ने कभी भी उसके जज्बात और ज़रूरियत का ख्याल नहीं रखा बल्कि सारे मोहल्ले की चक्कर लगाती रहीं। वे पूरी तरह तन्हाई का शिकार था। जब मैं इस घर में आई तो उसकी तन्हाई मिट गई। उसने अपने आप को पूरी तरह मेरे साथ मशरूम कर लिया। मैंने पिंकू को धक्का देकर अपने पैरों के पास से हटाया। मैं उसकी शक्ल भी नहीं देखना चाहती थी। उसने जो कुछ मेरे साथ किया था मैं उसे माफ़ नहीं कर सकती थी। मैं जानती थी कि इसमें सारी गलती पिंकू की नहीं है। वे वाकई रिश्तों को तरसा हुआ था और मुझे पाकर वे अपनी हद भूल बैठा था। इसमें गलती मेरी भी थी। मैंने भी कभी उसे सही और गलत नहीं बताया। उसने जब भी मेरे लिए लिबास सिलवाया तो मैं उसे उसकी पसंद समझकर कबूल करती गई। मैं बगैर दुपट्टे के ही उसके सामने सारा घर में घूमती रहती। मैं उसे अपना छोटा भाई ज़रूर समझती थी लेकिन वे मेरा छोटा भाई था नहीं। मेरे उसके बीच देवर भाभी का रिश्ता था और मैंने इस बात का ख्याल नहीं किया था। आजकल के दौर में जहाँ 13 साल का बच्चा भी हर बात से पूरी तरह वाकिफ़ होता है, मैंने कैसे सोच लिया कि मेरा 17 साल का देवर एक छोटा सा बच्चा है। मैंने उससे कहा कि बेहतर यही है कि वे मुझसे दूरी बना ले और मुझे अपनी शक्ल तक ना दिखाए। मेरे लिए उसके साथ एक छत के नीचे रहना मुश्किल हो गया था। पिंकू ने मुझसे फरियाद की थी कि मैं ये बात उसके भाई को ना बताऊं। मुझे तो खुद इतना हौसला नहीं था कि मैं अहान को खुद इतनी बड़ी सच्चाई कैसे बता सकती थी। वे बहुत शर्मिंदा था और अपने कमरे में चला गया लेकिन मैं खुद भी अपनी नज़रों में गिर गई थी। मैंने फ़ौरन अहान को फ़ोन मिलाया
और उनसे कहा कि अब मैं उनके बगैर नहीं रह सकती यहाँ तो वे खुद वापस आएं या मुझे अपने पास बुलाएं। मेरी बात सुनकर आहान पहले तो हैरान रह गए कि मुझे अचानक क्या हुआ, लेकिन जब बार बार मैं कहने लगी तो वो कहने लगे कि वे जल्द ही मुझे अपने पास बुला लेंगे। वो मुझसे कुछ वक्त मांग रहे थे ताकि वे मेरी रहने का इंतज़ाम कर सकें और अपनी माँ से भी इस बारे में बात करेंगे। मैंने आहान से कहा कि वे 15 दिन के अंदर अंदर मुझे अपने पास बुला लें, नहीं तो मैं हमेशा के लिए अपने घर लौट जाऊंगी। आहान ने वादा किया कि वे 15 दिन में आकर मुझे अपने साथ ले जाएंगे। मैंने ये 15 दिन खुद को कमरे में बंद करके गुजारे। मैं पिंकू की शक्ल भी नहीं देखना चाहती थी और जो कुछ हो चुका था मैं उसे पूरी तरह भुला चाहती थी। मेरी सास को अभी भी अपने घर का होश नहीं था। उन्हें अपने घर से ज़्यादा सारे मोहल्ले की फ़िक्र थी। अगर वे दूसरों की खोज में रहने की वजह अपनी औलाद का ध्यान रखती तो शायद पिंकू यूँ इस चीज़ का शिकार ना होता। पिंकू अकेलेपन का शिकार अपने रास्ते से भटक गया था। हर रिश्ते की एक हद होती है और मैंने अपने और पिंकू के रिश्ते की उस हद को भुला दिया था और उसी का खामियाजा मुझे भुगतना पड़ा था। मैंने अपने सारे पुराने लिबास जला दिए थे। अब मुझे एहसास था कि मैं इस घर में एक गैर के साथ मौजूद हूँ और मुझे अपने आप को उससे ढक कर रखना है। कभी कभी हम बहुत सी चीज़ों को बहुत छोटा समझ लेते हैं, लेकिन वे इतनी छोटी होती नहीं हैं जितनी की नज़र आती है। मुझे अपने दुपट्टे की कीमती होने का एहसास आज हुआ था जब मैं लुट चुकी थी। जो लोग भी ये कहानी सुन रहे हैं, आपसे मैं यही कहना चाहूँगी कि अपने वजूद को संभाल के रखो, बहुत कीमती है। तो दोस्तों, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आज के दौर में हम लोगों को किसी पर भी ऐसे ही भरोसा कर लेना चाहिए या नहीं।